हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। एक बार फिर से आप सबों का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस ऑनलाइन क्लासेज पर। बच्चों, आज का वीडियो हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक नए सब्जेक्ट का, जो कि आपका होने वाला है हिंदी। ठीक है। और बहुत सारे बच्चों का ये रिक्वेस्ट था, मांग था कि सर इस चैनल पर जो है हिंदी यानी हिंदू स्टूडेंट के लिए जो बच्चे संस्कृत से एग्ज़ाम देंगे, मैट्रिक में जिनका संस्कृत और हिंदी है, उन बच्चों के लिए हिंदी का जो है वीडियो लेकर आइए। इसीलिए हम जो है लेकर आए हैं आप लोग के लिए हिंदी का वीडियो। ठीक है। तो आज हम लोग जो है हिंदी का देखने वाले हैं पहला लेसन। देखिए, हिंदी में कुल मिलाकर अगर बात किया जाए, अगर हिंदी में थोड़ा सा बात कर लें हम, ठीक है, आपका जो हिंदी है, जो स्टूडेंट संस्कृत लाइन से पढ़ रहे हैं, जिनका संस्कृत है, वैसे स्टूडेंट के लिए जो है हिंदी जो है कुल मिलाकर 100 नंबर वाला सब्जेक्ट है। ठीक है, 100 अंक वाला सब्जेक्ट है। इस हिंदी में 100 नंबर लाने के लिए आपको अगर हम बात करें तो बुक से यानी किताब से और साथ में व्याकरण से क्वेश्चन आता है। ठीक है, व्याकरण से क्वेश्चन आता है। ठीक है। अभी जो किताब का जो क्वेश्चन आता है, किताब का क्वेश्चन अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर यही 40% जो है आपका क्वेश्चन बुक से होता है और यहाँ 60% क्वेश्चन जो है लगभग व्याकरण का होता है। ठीक है। अब ये 40% क्वेश्चन जो बुक का होता है, ये बुक में आपको 2 बुक मिल जाएगा पढ़ने के लिए। ठीक है। एक होता है वर्णिका, ठीक है, और एक हो जाएगा गोधूली। क्या हो जाएगा? गोधूली हो जाएगा, गोधूली। ये 2 बुक जो है आपको पढ़ने को मिलेगा। तो हम लोग जो शुरू करने वाले हैं आज का क्लास, वो गोधूली से शुरू करने वाले हैं, गोधूली। ठीक है। भाग 2 होगा ये, भाग 2 बुक पर लिखा है, भाग 2, क्योंकि भाग 1 का जो बुक है वो 9th का बुक होता है। ठीक है। तो गोधूली भाग 2, इसमें कुल मिलाकर बात किया जाए चैप्टर की संख्या तो 24 चैप्टर हो जाएंगे गोधूली भाग 2 के अंदर। ठीक है, 24 लेसन। 12 लेसन इसका हो जाएगा गद्य खंड का। ठीक है, गद्य खंड का हो जाएगा 12 लेसन, और 12 लेसन हो जाएगा। और 12 लेसन जो होगा, बाकी का जो 12 लेसन है ना, बाकी का 12 लेसन हो जाएगा, वो हो जाएगा काव्य खंड। ठीक है, काव्य खंड हो जाएगा। तो कुल मिला के बात किया जाए तो 24 लेसन हमको गोधूली भाग 2 से पढ़ना पड़ेगा। और ये जो वर्णिका है ना, इसमें केवल कहानी होता है। ये तकरीबन 4 या 5 लेसन आपको होगा वर्णिका में। इसको हम लोग सेकेंड हिंदी बोलते हैं, सेकेंड हिंदी के नाम से इसको जानते हैं, और ये आपका फर्स्ट हिंदी हुआ गोधूली। ठीक है। तो 24 लेसन में 12 है काव्य खंड, 12 है गद्य खंड। तो जो 12 गद्य खंड है ना, इसी का आज पहला लेसन हम आप लोगों के बीच लेकर आए हैं। और इस पहले लेसन के जितने भी क्वेश्चन कट टू कट बात करेंगे, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, उस पर हम लोग आज बात करेंगे। तो आज की इस क्लास से आप लोगों के लिए 1 ठो 2 नंबरी और साथ में कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर होने वाला है। तो आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ठीक है। देख लीजिए, गद्य खंड शुरू करने जा रहे हैं। इसका पहला लेसन है जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा इस लेसन का नाम है, जिसके राइटर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इनका नाम, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी इनको बोला जाता है। ठीक है। तो ये इनके राइटर जी हैं। ठीक है। और चैप्टर का नाम जो है वो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इस पर हम लोग डिटेल से बात करेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे इसका, और साथ ही साथ जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट निकलने वाला होगा उसको भी लेते चलेंगे। तो आप लोगों को इस वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। तो आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, एक और ख़ास बात, अगर आप लोगों को इस चैप्टर का फ्री में PDF चाहिए तो PDF के लिए आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिएगा, तो वहाँ आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, व्हाट्सएप चैनल को आप लोग ज्वाइन कीजिए। ठीक है, उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पर सारे सब्जेक्ट का जो है PDF उपलब्ध हो जाएगा। तो वहाँ पे आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा ना, तो वहाँ पे लिंक मिल जाएगा आपको व्हाट्सएप चैनल का। ठीक है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, इसका आपको PDF मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम लोग चैप्टर के बारे में समझते हैं। जो चैप्टर अपना है जिसका नाम है, देख लीजिए यहाँ पे, 10वीं क्लास की जो हिंदी है उसका पाठ 1 है,
जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, इसका वन शॉट देखने वाले हैं, मैंने कट टू कट बात करने वाले हैं, पूरे लेसन का जो है सार इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सबको रगेत के चलेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं। देखिए चैप्टर का नाम क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे जहाँ से 1 नंबर वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधा सीधा उठ के आने वाला है। ठीक है, अब वो 1 नंबर वाले पॉइंट कौन कौन से हैं उसको ज़रा हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात आपको याद रखना है कि इस चैप्टर का जो रचनाकार है, यानी इस चैप्टर के जो राइटर हैं, उनका नाम है भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, उनका नाम है भीमराव अंबेडकर, या बोलेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। ठीक है, ये सभी नाम उनका ही है। ठीक है, उनको माने इज्जत और सम्मान के साथ बुलाया जाता है, तो इसीलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या सीधा भीमराव अंबेडकर जी भी कह सकते हैं। ठीक है, ये इनका नाम है। ठीक है, इनके पिताजी का नाम की बात किया जाए तो पिताजी का नाम है रामजी मालोजी सकपाल। ठीक है, एक सेना अधिकारी थे जो कि सूबेदार के पद पर थे इनके पिताजी। ठीक है, और माताजी का जो नाम था वो था भीमाबाई सकलपाल। इनकी 14वीं और अंतिम संतान थे ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, मतलब अपनी माताजी के ये 14वीं संतान थे। इससे पहले इनकी माताजी के 13 संतान जो है हो चुके थे, तो ये 14वीं संतान थे। ठीक है, हाँ, इनका जन्म की बात किया जाए तो इनका जन्म जो हुआ था वो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था, तो महू कहाँ पड़ता है, तो ये मध्य प्रदेश में, जिसको हम लोग एमपी के नाम से भी जानते हैं शॉर्टकट में, तो मध्य प्रदेश में हुआ था। किस परिवार में हुआ था, तो एक दलित परिवार में इनका जन्म हुआ था। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान में रखना है आप लोगों को। ठीक है, तो महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, एक दलित परिवार में। ठीक है, अच्छा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो चैप्टर प्रस्तुत किया गया है हमारे सामने, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये चैप्टर कहाँ से लिया गया है, ये क्वेश्चन 1 नंबर में कई बार आ चुका है। तो याद रखिएगा, जो प्रस्तुत निबंध है, सबसे पहली बात आपको ये समझना है कि ये चैप्टर है ना श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये क्या है, तो ये एक निबंध है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ये क्या है, निबंध। देखिए कहानी होता है, कविता होता है, निबंध होता है। ठीक है, व्यक्ति चित्र होता है, मतलब किसी व्यक्ति की जीवनी पर लिखा जाता है, उसको बोलते हैं व्यक्ति चित्र। तो ये जो चैप्टर अपना है ये क्या है, एक निबंध है। ठीक है, हाँ, तो ये जो निबंध है ये बाबा साहब के विख्यात भाषण, ये बाबा साहब के विख्यात भाषण जिसका नाम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये भाषण जो है किसी और जगह जो है देने के लिए तैयार किया गया था, लेकिन वो भाषण मतलब वो प्रोग्राम हो नहीं पाया किसी कारणवश, इसीलिए इस भाषण को जो है हिंदी में रूपांतरित करके जो है इस चैप्टर में दे दिया गया है। ठीक है, लेकिन ये भाषण कहीं और बोलने के लिए तैयार किया गया था, किसी और सभा को संबोधित करने के लिए इस भाषण को तैयार किया गया था। ठीक है, जिसका नाम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, इसी का ये छोटा सा अंश है जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, चलिए अगर अगला पॉइंट की बात किया जाए तो यहाँ पर कुछ इनके द्वारा, मतलब ये पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इस पॉइंट से जो है कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। जैसे मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान निर्माता तो है, ये है, साथ में इतिहास मीमांसक है, विधिवेता है, अर्थशास्त्री है, शिक्षाविद है तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता व्यक्ति है ये। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि ये व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति है, अगर साधारण होता तो भारत के संविधान के रचनाकार में, मतलब रचने में इनका बहुत बड़ा योगदान था, है ना, इसीलिए साधारण व्यक्ति तो कहा नहीं जा सकता है। तो इसीलिए इनके बारे में कुछ बातें हैं जो लिखा है कि मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान निर्माता, इतिहास मीमांसक, विधिवेता, अर्थशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता व्यक्ति थे। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए तो यहाँ लिखा हुआ है प्रमुख कृतियाँ, मतलब बाबा साहब के द्वारा कुछ कृतियाँ लिखी गई थी। देखो सारा कृति तो यहाँ पर हम नहीं लिखे हैं, माने सारा तो इसमें नहीं लिखा गया है, मतलब नहीं हम लिखे हैं, जो इम्पोर्टेंट है ना रचनाएं जिसको बोलते हैं कि इन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें या कौन कौन सी रचनाएं लिखी है। ठीक है, तो उनका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो प्रमुख कृतियाँ की बात किया जाए तो उसमें है द कास्ट इन इंडिया,
देयर मैकेनिज्म, ठीक है। उसके बाद है हु आर शुद्राज, उसके बाद है बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, ठीक है, ये उनके द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। उसके बाद है बुद्धा एंड हिज धम्मा इत्यादि। इनके और भी इसके अलावा कई सारी कृतियां हैं, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट कृति है, बोले हैं ना कि ये वीडियो आपका वन शॉट है, वन शॉट में कुछ ऐसे बिंदु को उठाया जाता है, कुछ ऐसे पॉइंट को उठा के लाया जाता है जो एग्ज़ाम से डायरेक्ट रिलेटेड हो, ठीक है। इसीलिए उन सभी पॉइंट को ही रखा गया है जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है, ठीक है। इनकी मृत्यु की बात किया जाए तो इनकी मृत्यु जो है दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था, ठीक है। इनकी मृत्यु दिसंबर 1956 में दिल्ली में इनकी मृत्यु हुआ था, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका ले सकते हैं, ठीक है, हाँ ले सकते हैं, और नहीं तो इसका PDF तो आपको उपलब्ध हो ही जाएगा। बस आपको करना कुछ नहीं है, व्हाट्सअप चैनल का जो है लिंक है उसको जाके ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पर। देखिए इस चैप्टर में कुल मिला के 8 क्वेश्चन है। अगर किताब के हिसाब से बात किया जाए तो 8 क्वेश्चन है सब्जेक्टिव। उन सभी क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, क्वेश्चन है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं और विडंबना का स्वरूप क्या है, ये इसका पहला क्वेश्चन है। बहुत ही आसान आंसर आपको देखने को मिलेगा, ना ही ज़्यादा लंबा चौड़ा आंसर दिए हैं और ना ही कम दिए हैं, यानी मिनिमम शब्दों में जितना मतलब होना चाहिए शब्द उतना ही शब्दों में एक सटीक आंसर देने का प्रयास करना है, ताकि एग्जामिनर हमें बेहतर से बेहतर अंक दे सके। और दूसरी बात, हैंड राइटिंग आपका बेहतर होना चाहिए। और तीसरी बात, शुद्धि अशुद्धि पर बखूबी ध्यान रखना है, नहीं तो अगर आप अशुद्धि लिखते हैं तो उसमें नंबर कटने का चांस भी उतना ही ज़्यादा होता है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन क्या है, लेखक मतलब कौन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी किस विडंबना की बात करते हैं और विडंबना का स्वरूप क्या है, जरा इसको हम समझते हैं। देखिए लेखक के लिए विडंबना की बात यह है कि आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। माने लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि ये बड़े ही विडंबना की बात है, माने बड़े ही आश्चर्य की बात है कि इस युग में, जो युग चल रहा था उस युग में भी जातिवाद के, यानी आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ये जातिवाद का पोषक क्या होता है, अरे जातिवाद का मतलब होता है कि जिस समाज में लोग जाति जाति खेल कर एक दूसरे में दंगा करवाए, राजनीति पार्टी अपने वोट बैंक बढ़ाए, ठीक है, यानी हम इस जाति से, हम उस जाति के हैं, ठीक है। ऐसे में एक जाति के लोग दूसरे जाति के लोगों को नीचा दिखाता है या अपने जाति को कुछ ऊपर दिखाने की कोशिश करता है, इसी को बोलते हैं जातिवाद, ठीक है। तो लेखक भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि ये बड़े ही विडंबना की बात है, बड़े ही शर्म की बात है कि इस युग में भी, आधुनिक युग में भी जो जातिवाद के पोषक है ना, पोषक का अर्थ होता है कि इसको बढ़ावा देने वाला, जातिवाद को बढ़ावा देने वाला। तो जातिवाद को बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों की कमी नहीं है। ये बात कौन कह रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कह रहे हैं कि ये बड़े ही विडंबना की बात है कि आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, लोग आज भी जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है। आगे लिखते हैं, पैराग्राफ चेंज करना है कि विडंबना का स्वरूप, यानी विडंबना कैसा है, तो विडंबना का स्वरूप यह है कि आधुनिक सभ्य समाज, जो हमारा आज का जो सभ्य समाज है, सभ्य समाज मतलब अच्छा समाज को बोलते हैं सभ्य समाज, ठीक है। जो हमारा आधुनिक सभ्य समाज है, ये कार्य कुशलता के लिए, मतलब काम करने के लिए, लेबर मिस्त्री होता है ना, कारीगर, इंजीनियर, डॉक्टर, ये सब होता है ना, ये इसको बोलते हैं कार्य, ठीक है, मतलब कार्य करना। तो कार्य कुशलता के लिए कौन, जो ये देखिए कहते हैं कि विडंबना का स्वरूप यह है कि आधुनिक सभ्य समाज, ये जो हमारा सभ्य समाज है जिसको हम अच्छा समाज मानते हैं, ये सभ्य समाज क्या करता है, कार्य कुशलता के लिए, माने काम करने के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। माने काम करने के लिए जाति को आवश्यक मानता है। कैसे, कहता है कि कोई अगर हजाम जाति का है तो वो कैसे बनाएगा, दाढ़ी बनाएगा लोगों का, है ना। अगर कोई बढ़ई जाति का है तो वो लकड़ियाँ काटेगा। समझ पा रहे हैं ना बात। तो इस तरह से हमारा जो समाज है वो क्या करता है, तो हमारा समाज कार्य करने के लिए श्रम विभाजन को ही अच्छा मानता है, जो कि सरासर गलत है, ठीक है। आगे लिखते हैं,
और कहते हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसीलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। कौन कहता है? जो जातिवाद के पोषक है, जो जातिवाद को बढ़ावा देता है, वो लोग कहता है कि जाति प्रथा जो है वो श्रम विभाजन का ही रूप है, दूसरा रूप है, इसीलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। तो ये रहा आपका आंसर। क्वेश्चन था लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है, तो ये आपको इतना लिख देना है, फुल में फुल नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। तो देखिए दूसरा सवाल क्या अपना कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जातिवाद के पक्ष में जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। मतलब जो जातिवाद के मानने वाले हैं उसको बोलते हैं जातिवाद के पोषक। जो जातिवाद को समाज में बढ़ाता है, जैसे राजनीति दल, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जातिवाद को बढ़ावा देने में राजनीति दल का। वो सबसे ज़्यादा जातिवाद को भड़काते हैं और जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, अपने फ़ायदा के लिए, वोट बैंक के लिए अपने जात को ऊंचा दिखाते हैं। यानी जिस एरिया में जिस जाति के लोग ज़्यादा होंगे उस एरिया में उस जाति का बड़ाई करेंगे, बाकी जाति के लोगों को पर ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, तो जातिवाद के उसी को मतलब वैसे लोगों को कहा जाता है जातिवाद के पोषक। तो जो जातिवाद के पोषक है उनके मतलब उनका जो है जातिवाद के पक्ष में क्या तर्क है, वो लोग उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो जातिवाद के जो पोषक है ना, वो इस आधुनिक समाज में कार्य कुशलता के लिए, माने काम करने के लिए क्या कहते हैं, श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं। मतलब उनका कहना है कि भारतीय समाज के अंदर अगर आपको कार्य करना है तो उसके लिए जाति के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। श्रम विभाजन की को आवश्यक मानते हैं। किसके लिए? कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं और कहते हैं कि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसीलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। क्या कहते हैं कि जाति प्रथा भी जो है वो श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसीलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। और ऐसे बोलकर वो अपना पल्ला झाड़ते हैं। ठीक है, अपना बात रखते हैं और वो किसी भी तरह जो है जाति प्रथा को ऊपर रखने के लिए, मतलब आगे बढ़ाने के लिए जो है बात करते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 2 का जो है आंसर। ठीक है, अगले सवाल की बात किया जाए तो देखिए अपना तीसरा सवाल क्या कह रहा है कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की क्या आपत्तियां हैं। जातिवाद के पक्ष अपना तर्क तो दे दिए, ठीक है, जातिवाद के पक्ष में अपना तर्क तो दे दिए, जातिवाद का जो पोषक है। अब लेखक की जो आपत्ति है वो क्या है उसको ज़रा समझ लीजिए, और वही सवाल यहाँ पूछा हुआ है। ठीक है, लेखक क्या आपत्ति कर रहे हैं उस पर, जातिवाद के पक्ष में जो तर्क दिया जा रहा है उस पर लेखक क्या मतलब क्या आपत्ति जता रहे हैं। तो देखिए जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की पहली आपत्ति यह है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ लोगों का भी विभाजन करती है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी सभ्य समाज में कार्य कुशलता के साथ साथ लोगों का विभाजन सही विभाजन नहीं है। देखिए कहते हैं जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की पहली आपत्ति यह है, लेखक की पहली आपत्ति, लेखक कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। उनकी पहली आपत्ति यह है, वो कहते हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ लोगों का भी विभाजन करती है। ये जो जाति प्रथा है ना हमारे समाज में केवल काम का बंटवारा नहीं करती है कि ये हजाम है तो बाल काटेगा, दाढ़ी बनाएगा, ये बढ़ाई है तो ठोक पीट करेगा, समझ रहे हैं, ऐसा नहीं करता है। केवल जाति प्रथा केवल काम का बंटवारा नहीं करता है, ये लोगों को भी बांट देता है। छुआछूत की भावना इससे बढ़ती है। ठीक है, लोगों में जलन पैदा होता है। एकता की बात किया जाए तो एकता जातिवाद से नहीं होगा, जातिवाद को दूर करने से होगा। तो लेखक की जो पहली आपत्ति है वो यही है कि श्रम विभाजन के साथ साथ क्या करता है जाति प्रथा, श्रम विभाजन के साथ साथ लोगों का भी विभाजन करती है। श्रम विभाजन निश्चय ही, देखिए श्रम विभाजन माने काम का बंटवारा सही है, ये लेखक इसको गलत नहीं मानते हैं। अरे भाई काम का बंटवारा जरूरी है, सब आदमी एक रंग काम करेंगे थोड़ी ना होगा। अरे काम का बंटवारा जरूरी है, लेकिन उसकी अपनी क्षमता के अनुसार,
अगर कोई प्राणी पढ़ा लिखा है, कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है, तो उसको उसी हिसाब का काम मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो। अब मान लीजिए हजाम का बेटा है, लेकिन वो पढ़ लिख के डॉक्टर वाला काम कर सकता है, तो क्या उसको ज़बरदस्ती कहिएगा कि नहीं तुम बाल काटो, दाढ़ी बनाओ, तुम्हारे दादाजी वही किए थे, तुम्हारे पिताजी वही किए थे? ऐसा बिल्कुल गलत है। तो जो लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, इस बात को गलत मानते हैं जाति प्रथा में, ठीक है। हाँ, तो वही बात कहते हैं कि श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है। अरे भाई, काम का बंटवारा जरूरी है, परंतु किसी सभ्य समाज में कार्यकुशलता के साथ साथ लोगों का विभाजन सही विभाजन नहीं होता है। माने कार्यकुशलता के साथ साथ लोगों का विभाजन नहीं होना चाहिए, लोगों का बंटवारा नहीं होना चाहिए, लोगों में एकता बनी रहनी चाहिए, उसको कहा जाएगा सही विभाजन, ठीक है। नहीं तो श्रम विभाजन जो है बिल्कुल बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो ये रहा लेखक भीमराव अंबेडकर की आपत्ति, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है? जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है? जाति जो है वो भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है? तो देखिए, भारत में जाति जो है वो श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती। लेकिन क्यों नहीं कही जा सकती? सवाल तो ये था ना कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का माने काम के बंटवारा का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती? देखिए पहली बात समझिए, अगर हम जाति को देखकर काम का बंटवारा करते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। अब गलत क्यों है? तभी एग्जाम्पल दिया अभी हम आपको कि हजाम का लड़का है तो क्या हजामिये करेगा, सुनार का लड़का है तो क्या सुनारे की दुकान करेगा? ऐसा नहीं है, ठीक है भाई। उसकी अपनी क्षमता के अनुसार उसको काम मिलना चाहिए, उसकी कार्यकुशलता के अनुसार उसको काम मिलना चाहिए, है ना। तो सवाल यही है कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है? तो भारत में जाति श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती है। क्यों? क्योंकि श्रम के नाम पर श्रमिकों के विभाजन से श्रमिकों के बच्चों को व्यवस्था पूर्वक अपना पैतृक पेशा चुनना पड़ता है। पैतृक पेशा पिता का पेशा, पिता अगर हजाम थे तो इसको भी ज़बरदस्ती हजाम बना दिया गया। श्रमिक मतलब मजदूर, तो मजदूरों को क्या करना पड़ता? देखिए, श्रम के नाम पर माने काम के नाम पर मजदूरों के लिए विभाजन से माने मजदूरों के विभाजन से यानी कामों के बंटवारा से जो मजदूर होते हैं ना उसके बच्चों को अपना व्यवस्था पूर्वक अपना पैतृक पेशा माने पप्पा के काम को चुनना पड़ता है मजबूरी में, समझ रहे हैं ना, जो कि आधुनिक समाज के लिए स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती है। ये सवाल है कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है? तो जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप इसलिए नहीं कही जा सकती है क्योंकि श्रम के नाम पर श्रमिकों के विभाजन से श्रमिकों के बच्चों को व्यवस्था पूर्वक अपने पैतृक पेशा को चुनना पड़ता है, व्यवस्था पूर्वक मजबूरी में, है ना। इसीलिए जो कि आधुनिक समाज के लिए स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती है। बात समझ में आ गया? ये क्वेश्चन था अपना। अगले सवाल की ओर बढ़े तो देखिए अगला सवाल क्या है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल क्या है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का, देख रहे हैं बेरोजगारी नाम सुन के आपको याद आना चाहिए क्योंकि बेरोजगारी जो है बिहार में इतना बढ़ चुका है, मत पूछिए, ठीक है। पूरे देश में लगभग बेरोजगारी बढ़ चुका है, खासकर बिहार की बात करें तो बहुत ज़्यादा। तो क्वेश्चन यही है कि जाति प्रथा, भाई बेरोजगारी को बढ़ाने में जाति प्रथा का क्या रोल है, क्या भूमिका है? क्या जाति प्रथा से हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में क्या जाति प्रथा को बढ़ावा देने से बेरोजगारी बढ़ता है? सवाल यही है, ठीक है, कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? देखिए, भारत में जाति प्रथा लोगों को कोई भी ऐसा कार्य चुनने नहीं देती। सॉरी, देखिए क्या लिखा है, भारत में जाति प्रथा लोगों को कोई भी ऐसा कार्य चुनने देती जो उनके पूर्वजों ने किया है। मतलब भारत में क्या करता है जाति प्रथा? जाति प्रथा का क्या रोल है समझिएगा। जाति प्रथा हमारे भारत के अंदर माने हमारे देश के अंदर
क्या करता है, तो लोगों को ऐसे कार्य चुनने के लिए मजबूर करता है जो उनके पूर्वजों ने किया है, उनके दादा, उनके परदादा, उनके पिताजी ने किया है। ऐसे कार्य को चुनने के लिए मजबूर करता है कौन, हमारा भारतीय समाज, जाति प्रथा, ठीक है। हाँ, अब लोग अपने पूर्वजों का ही कार्य चुनते हैं, जिसके कारण जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। अब मान के चलिए आप अपने दादाजी का काम करिएगा, दादाजी का काम था कुर्सी बनाना, मान लीजिए गांव में लोहारी का काम करना। अब लोहारी का काम दिन प्रतिदिन बंद होते जा रहा है, तो बताइए अगर आप भी उसी पेशा को चुनिएगा तो आपका धंधा चलेगा? नहीं चलेगा, आप तो भूखे मरिएगा। तो बेरोजगार हुए कि न हुए, किस कारण से हुए, तो आपने भी अपने पूर्वजों का कार्य चुना। यही काम करता है कौन, जाति प्रथा हमारे समाज में। तो जाति प्रथा को इसीलिए भारत के अंदर बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण माना आता है। बात समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सवाल अगला है, लेखक आज के उद्योगों में, उद्योग मतलब क्या, कंपनी, कारखाना। तो लेखक जो है आज के उद्योगों के अंदर यानी कंपनी कारखानों के अंदर गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों मानते हैं? जो अपने लेखक साहब हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, वो उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों मानते हैं? देखिए, लेखक गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं। मालूम है, कंपनी कारखाना में लोग भूखले रह जाएगा, चलेगा, लेकिन जाति प्रथा को सबसे बड़ा घटिया माना गया है, सबसे बड़ा जो है मतलब सबसे बुरा इसको माना गया है। किसको? जाति प्रथा को सबसे बड़ा इसको समस्या माना गया है, ठीक है। अगर गरीबी का कोई कारण है तो जाति प्रथा, अगर उत्पीड़न का कोई कारण है तो वो जाति प्रथा है। इसीलिए लेखक कहते हैं कि गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा है। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के अनुसार है, ठीक है। हाँ, क्योंकि जाति प्रथा लोगों को उनके स्वाभाविक कार्य चुनने की अनुमति नहीं देती है। स्वाभाविक कार्य का मतलब हुआ इच्छा के अनुसार कार्य चुनने की अनुमति नहीं देती है, उनके पूर्वजों वाला काम को थोपती है, ठीक है। चलिए, ये रहा आपके 6 नंबर सवाल का आंसर। अगला सवाल देखिए, सवाल है, लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा बताया है? देखिए, लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? देखिए, इस पाठ में लेखक ने कई पहलुओं से, कई सारे पहलू ऐसे मिल जाएंगे। इस चैप्टर को जब पढ़िएगा ना आप लोग, रीडिंग दीजिएगा, तो कई सारे पहलू आपको मिल जाएगा जिससे मालूम चलेगा कि जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में बताया गया है, ठीक है। जिससे आर्थिक और रचनात्मक पहलू सबसे प्रमुख पहलू माना गया, ठीक है। हाँ, याद रखिएगा। देखिए, इस पाठ के अंदर लेखक ने कई पहलुओं से जाति प्रथा को हानिकारक प्रथा माना है, लेकिन आर्थिक पहलू और रचनात्मक पहलू सबसे प्रमुख इसमें है, ठीक है। चलिए, अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, इस चैप्टर का सबसे आखिरी क्वेश्चन है। आप लोगों को वीडियो क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, ठीक है। वीडियो मज़ा आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, बड़ा वीवीआई सवाल है, देखिएगा जरा गौर से। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? भारत के अंदर अगर सच्चा लोकतंत्र को स्थापना करना है तो लेखक किससे सबसे ज़्यादा आवश्यक मानते हैं, वो समझिए। देखिए, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने लोगों के बीच, भारत के जो जनता है ना, उनके बीच में दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा होना चाहिए। जैसे दूध के अंदर पानी मिलता है तो मालूम चलता है कि पानी कौन है दूध कौन है, नहीं, वो सब एक हो जाता है दूध पानी में मिलकर या पानी दूध में मिलकर। उसी प्रकार से भारत में भी लोग जो है, हर एक जाति, हर एक धर्म के लोग एक साथ मिलकर और एक हो जाए, बाहरी लोगों को पता नहीं चले कि ये किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं। बात समझ में आ रहा है? इतना मिलजुल कर लोग यहाँ पर रहे, तब जाकर एक सच्चे लोकतंत्र की स्थापना हो पाएगा। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के अनुसार है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने लोगों के बीच दूध और पानी की मिश्रण जैसा भाईचारे को आवश्यक माना है। जिस प्रकार दूध पानी में मिलकर एक हो जाता है, उसी प्रकार हमारे समाज में भी एकता दिखनी चाहिए।
जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर ये बंटवारा नहीं होना चाहिए। लोगों में ईर्ष्या, लोगों के अंदर जो है वो मनमुटाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। सब लोग एक साथ मिलकर रहना चाहिए, समाज को आगे बढ़ाना चाहिए, ठीक है, देश को आगे बढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो ये रहा आपका आखिरी सवाल, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज हम जितने सवाल को लिए हैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को अच्छे तरीक़ा से समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नया है तो इसको सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, दोस्तों में ज़्यादा से इसको शेयर कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा है ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों को शेयर कर दीजिए, उन दोस्तों को जिनको हिंदी में प्रॉब्लम है उसको शेयर कीजिए। और आपको नोट्स चाहिए ना भाई, नोट्स अगर चाहिए आपको, नोट्स अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, व्हाट्सअप का जो चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको जाके आप लोग ज्वाइन कीजिए, ठीक है। वहाँ आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा आपको, ठीक है। हाँ, तो मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।